गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको क्लास 12th की फ्लामिंगो बुक का 5th चैप्टर जिसका नाम इंडिगो है। और इसका मैं आपको सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा हो वो प्लीज़ इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा हम आपको ये बता दें इसके बारे में कि फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है। फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि 1942 में जो ल्यूइस फिशर हैं वो गांधी जी के पास जाते हैं मिलने के लिए, जहाँ गांधी जी उन्हें अपने बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने 1917 में, ठीक है, इसकी आज़ादी की एक शुरुआत कर दी थी। कब की थी वो? एक इंडिगो क्या था? इंडिगो का मतलब होता है नील। एक पौधा होता है ब्लू कलर का जिससे नील वगैरह बनाई जाती है। तो वहाँ पर जो पीजेंट होते हैं, पीजेंट यानी कि किसानों के साथ जो ब्रिटिश सरकार है, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं, उन लोग ने धोखाधड़ी कर दी थी। ठीक है। अब धोखाधड़ी क्या की थी? उनका जो, जैसे मान लीजिए 100 आपकी एकड़ की जो ज़मीन है वो 15 एकड़ यानी कि 15% यानी कि 15 एकड़ ज़मीन पे उन लोग को क्या इंडिगो उगाना था। और जो उसका उसको पूरा का पूरा किसको देना था? ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार के जो लैंडलॉर्ड थे उनको। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने उनके साथ चीटिंग कर दी। इस वजह से कर दी क्योंकि उन लोग ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड थे उन लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल गया कि ये किस तरह से हम लोग एक सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर सकते हैं और सिंथेटिक इंडिगो बना सकते हैं। तो जब इन्होंने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया तो हुआ ये कि बहुत से लोगों से इन्होंने जो अपना एग्रीमेंट था साल भर का वो वापस ले लिया और इनसे कहा कि इसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, इसका पैसा जो भी है देना पड़ेगा। अब आपको इंडिगो नहीं उगानी है। तो कुछ जो इलिटरेट किसान थे उन्होंने तो आराम से सिग्नेचर कर दिया। और कुछ लोग थे जिन्होंने सिग्नेचर किया नहीं, उन्होंने वकील को हायर कर लिया। पीजेंट्स जो गरीब गरीब पीजेंट्स थे और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्होंने ठग्स हायर कर लिए। ठग्स यानी कि गुंडों मवाली को शायद पिटवाने के लिए। तो ऐसा था। लेकिन जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी आए हुए थे। गांधी जी कहाँ आए हुए थे? एक बिहार का छोटा सा एक कस्बा है चंपारण। ठीक है। तो वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ आए तो वहाँ पर जब आए तो हुआ क्या कि गांधी जी ने उसके बारे में, किसके बारे में कि क्या इन लोग के साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या प्रॉब्लम थी इनके साथ, ठीक है, उस चीज़ पर उन लोग ने क्या करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने उस पर बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बारे में एक एक छोटे छोटे से सवाल लेना शुरू कर दिए और छोटी छोटी सी पॉइंट उनके बारे में निकालना शुरू कर दिया। ठीक है। यानी कि छानबीन शुरू कर दी। किसके बारे में? कि जो शुक्ला हैं, ठीक है, जो शुक्ला ने जो उन्हें बात बताई थी कि भाई हमारे साथ हमें हमें धोखा दिया गया, हमारे साथ कुछ इस तरह से धोखाधड़ी की गई है। तो इस चीज़ के बारे में गांधी जी क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ पहले क्लूज ढूंढ रहे थे कि भाई हम अगर इसके खिलाफ लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास सबूत तो होना चाहिए। तो वो सबूत ढूंढे जा रहे थे। ये जब किसी को पता चला, यानी कि जो पुलिस थे ब्रिटिश सरकार की, ठीक है, तो गांधी जी को उन्होंने बोला था कि तुम जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है। तो उन्हें फिर एक नोटिस आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की कोर्ट की तरफ से, कानून की तरफ से। तो जब लोगों को पता चला कि गांधी जी वहाँ पर कोर्ट गए तो सारे जो लोग जो अच्छे तरीके से जानते भी नहीं थे गांधी जी को वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए चले गए थे। ठीक है। तो जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, सीनियर वकील होते हैं, तो उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की थी कि सर जो तारीख है उसको ट्रायल थोड़ी सी पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है। अगर पोस्टपोन कर दिया जाए तो बेहतर होगा। ये एक उनकी कंसल्टेंस थी। किसकी? प्रोसिक्यूटर की, जो वकील की छोटी सी रिक्वेस्ट थी जज साहब से कि आप थोड़ी सी जो तारीख है थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दीजिए। अब देखते हैं आगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, यानी कि गांधी जी ने उसका विरोध करते हुए बोला। ठीक है। क्या करते हुए बोला? यानी कि जो तारीख बढ़ाने के लिए बोल रहे थे उनसे बोला गया कि भाई हमें तारीख वगैरह तो नहीं बढ़वानी है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और गांधी जी ने जब अपना स्टेटमेंट पढ़ा और उसमें
अपनी गलती को बताया। उन्होंने कहा ही वॉज इन्वॉल्व, उन्होंने कहा कि भाई हम दो चीज़ में इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड द कोर्ट, कोर्ट को उन्होंने बताया इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों में बिज़ी हो जाना। कैसे बिज़ी हो जाना? हमें जैसे एक हाथ में, जैसे एक कभी हो जाता है हमारे साथ कि हमें एक काम दूसरा करना है जो हमारे किसी कोर्ट से रिलेटेड है, और दूसरा काम हमें करना है इंसानियत के लिए। तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा काम पहले करें, ये वाला कंप्लीट करें, ये वाला, थोड़ा सा ऐसा मैटर इसमें दिया है। ऑन द वन हैंड, देखो यहाँ पर आ भी गया है लिखा हुआ ना, वन हैंड, ऑन द वन हैंड, एक तरफ नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। गांधी जी बोल रहे हैं जैसे कि सर एक तरफ मैं अपनी बुरी छवि नहीं बनाना चाहता हूँ, लॉ ब्रेकर मतलब एज अ लॉ ब्रेकर, यानी कि कानून तोड़ने वाले जो लोग होते हैं, कानून तोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर, अच्छा उन्होंने ये क्यों बोला था कि लॉ ब्रेकर? लॉ ब्रेकर इसलिए बोला था उन्होंने कि जब उनको बोला गया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, गांधी जी से बोला गया था, जो कि सुप्रिटेंडेंट पुलिस होते हैं, एसपी वहाँ पे, तो उनसे बोला गया था कि गांधी जी से कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी, तो उस चीज़ को बोल रहे लॉ ब्रेकर। ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। तो दूसरी बात ये बोल रहे कि इंसानियत के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में हम सेवा करना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ों में से मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। फॉर विच ही हैड कम, और जिसके लिए वो आए हुआ है, किसके लिए आए? वो इसीलिए तो आया हुआ है कि जो बिहार में एक छोटा सा जो कस्बा है, और वहाँ पे एक जो किसान है, किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, वो इसके इंसानियत के लिए आए हुए। गांधी जी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना था, ना कि पैसे के लिए। तो ही दिस रिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, तो इसलिए उन्होंने जो ऑर्डर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने मना कर दिया कि हम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉ अथॉरिटी, ऐसा नहीं है कि हम कानून की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, बट इन ओबीडियंट टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। गांधी जी बता रहे हैं कि इस वजह से नहीं कि हम कानून की हेल्प नहीं करते, कानून की रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि इस वजह से क्योंकि मेरे नज़र में इससे बड़ा भी कानून, हायर कानून है मेरा कंसाइंस, यानी कि मेरी दिल की आवाज़, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्म कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और हमारे अंदर की आवाज़ कंसाइंस को बोलते हैं। दृढ़ संकल्प आपका डिटर्मिनेशन होता है, आई नो, लेकिन जो कंसाइंस का मतलब होता है, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, ठीक है, यानी कि दिल की आवाज़। तो गांधी जी बता रहे थे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी दिल की जो आवाज़ कह रही थी कि मुझे ह्यूमैनिटेरियन के लिए, नेशनल सर्विस के लिए काम करना है, तो वो ये पता नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ हुआ क्या, तो गांधी जी आगे बात करते हैं कि आज द पेनल्टी ड्यू, तो गांधी जी बोलते हैं कि आप मुझे, मेरा जो सज़ा है आप उसकी मुझे सज़ा दे सकते हैं। ठीक है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसेस। ठीक है। रेसेस का मतलब होता है मध्यावकाश, यानी कि छोटा सा कोई जब हमें रेस्ट लेना हो उसका, तो मजिस्ट्रेट ने अनाउंस कर दिया 2 घंटे का इंटरवल। ठीक है। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट। गांधी जी से कहा कि आप एक काम कर लीजिए, 120 मिनट के लिए आप बेल ले लीजिए कुछ पैसा देके। तो गांधी जी ने क्या किया, मना कर दिया, गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया। और जो जज को रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने क्या करा, उन्हें खुद रिलीज कर दिया, यानी कि बेल पर विदाउट रिलीज़ कर दिया, विदाउट बेल के। ठीक है। उन्हें बेल भी लेना नहीं पड़ी, तो जो जज होते हैं उन्होंने अपने दम पर उन्हें रिलीज़ कर दिया। जब कोर्ट दोबारा लगी तो क्या हुआ, जज ने कहा कि जो अभी एक्चुअली जो जजमेंट है मेरा अभी डिलीवर नहीं होगा, कई दिनों बाद डिलीवर होगा, अभी नहीं हो रहा है। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच गांधी जी को पूरी आज़ादी से रहने की उन्होंने छूट दे दी। किसने? जज ने। आगे बात करते हैं गाइस। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, ये 3 जो लोग थे, एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, जो बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स थे, वो आए थे। हैड अराइव फ्रॉम बिहार से वो लोग आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी। कन्फर्ड का मतलब होता है डिस्कस करना। उन्होंने गांधी जी से डिस्कस किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू
प्रिजन। तो गांधी जी से बोला हम क्या करेंगे अगर आपको प्रिजन में भेज दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। गांधी जी आस्क करो, ठीक है। तो वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो सीनियर जो लॉयर थे उन्होंने रिप्लाई किया, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। तो बताए यहाँ पर जो सीनियर वकील है वो बता रहा है सर अगर आप ही जेल चले जाओगे तो यहाँ पर कोई भी बचेगा नहीं, जो यहाँ मतलब यहाँ पर कोई नहीं बचेगा एडवाइस देने के लिए, और वो सारे लोग घर चले जाएंगे। यानी कि वहाँ पर जितना माहौल जैसा बना हुआ था कि गांधी जी ने बस इतना बोला कि हो सकता है वो जेल चले जाए, लेकिन जो सीनियर वकील थे उन लोगों ने कहा अगर आपको एडवाइस मतलब अगर यहाँ एडवाइस देने के लिए कोई नहीं होगा, ठीक है, तो शायद फिर क्या हो सकता है, सारे लोग घर चले आएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, तो गांधी जी बोले फिर उन लोगों का क्या होगा जिन उनके साथ अन्याय हुआ शेयर क्रॉपर्स के साथ। शेयर क्रॉपर्स उन्हें बोलते हैं, एक बार हम बता चुके हैं फिर से बता देते हैं। शेयर क्रॉपर जो बटाई पर अपना खेत बांट देते हैं। बटाई मतलब क्या होता है, जैसे ज़मीन किसी और की है और मेहनत हम लोग करें, जो मेहनत करेगा तो वह 50% वो रख लेगा और जिसकी ज़मीन है 50% वो रख लेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, यानी कि जो लॉयर्स थे उन्होंने अपने अपने कंसल्ट बताई, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद वो भी एक लॉयर थे उस समय, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया था एक अपशॉट रिकॉर्ड कर लिया था, यानी कि पूरा कंक्लूजन निकाल लिया था उसका, ठीक है, कि सार इसका सार क्या है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंग्स देमसेल्फ, उनमें से जितने भी लोग हैं, दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, ठीक है, उन सभी के लिए गांधी जी क्या थे, स्ट्रेंजर थे, हालांकि गांधी जी उन लोग को जानते नहीं थे, ठीक है, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और फिर भी गांधी जी सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स के खातिर, ठीक है, पीजेंट्स के खातिर जेल जाने के लिए तैयार हैं। इफ़ दे, अगर यहाँ बता रहे अगर वे, ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। अच्छा, यहाँ एक बात और बताई जा रही है कि यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ से देखते हैं, दे थॉट एमंग्स देमसेल्फ, जितने भी जो वकील थे उन लोग वो लोग सभी लोगों ने एक साथ सोचा, ठीक है, क्या सोचा, दैट गांधी जी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, क्योंकि गांधी जी उन सभी के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर थे, और फिर भी वो तैयार हो गए जेल जाने के लिए, किसके खातिर, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स के खातिर। अगर वे, यानी कि वे यहाँ बात हो रही सारे वो वकील जो गांधी जी को सपोर्ट करने आए हुए थे। ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा अगर वो जितने लोग जो आए हैं गांधी जी को मदद करने के लिए, अगर वो लोग घर चले जाएंगे जो कि आपस के गांव से मिले हुए हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से मिले हुए हैं, यानी कि जिनके गांव डिस्ट्रिक्ट से मिले हुए हैं, तो फिर यहाँ पर पीजेंट्स की मदद करने के लिए कौन आगे आएगा, शुड गो होम, तो सारे लोग, तो इसका मतलब ये होगा कि सारे लोग जब घर चले आएंगे तो इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि सारे लोग घर चले आएंगे। जब एक बंदा जो स्ट्रेंजर है यानी कि अजनबी है, हर एक उन लोगों के लिए जो लॉयर्स आए हुए थे, यहाँ 3 लॉयर्स मेन हैं, ठीक है, मौलाना हैं, एक निज़ामुल हक जी हैं, और एक आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है, और आपका एक हैं ब्रिज किशोर, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये मेन थे, लेकिन इनके साथ जो और भी जो आए थे वो जा रहे थे, तो उन्होंने जो सीनियर लॉयर था उन्होंने कहा कि अगर ये सारे लोग चलेंगे तो बड़ी शर्म की बात होगी कि एक वो बंदा जिसको हम लोग जानते तक नहीं है, सर से सही से परिचित भी नहीं है, वह हमारे लिए, इन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आगे क्या होता है देखते हैं। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, वो सारे लोग ने सभी ने अपनी बात की और उसके बाद गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम, उनसे कहा, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, तो उन्होंने बोला हम भी तैयार हैं जेल जाने के लिए। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, तो गांधी जी ने बोला बस
अब चंपारण का बैटल जो है, युद्ध है, वो जीत जाएगा आराम से। ठीक है, तो याद रखना गाइस, जो चंपारण है एक बिहार का गांव का नाम है। ठीक है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने एक पेपर का टुकड़ा उठाया और उसको कई ग्रुप में बांट दिया, और पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। ठीक है, तो बता दिया कि ये एक पेपर लिया, उठाया और पेपर को कई भाग में बांट दिया, और हर हर एक पार्ट में एक ग्रुप का नाम लिख दिया कि पहले कोर्ट इसको पकड़ेगी, फिर इसको पकड़ेगी, फिर इसको पकड़ेगी, इस तरह से उन्होंने लिख दिया। अब आगे देखते हैं। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविनेंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। देखो यहाँ पर एक छोटी सी जीत मिल गई थी, एक खुशी मिल गई थी कि गांधी जी को जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने, उन्होंने रिटन एक नोटिस में भेजा, जिसमें लिखा हुआ था उनका जो केस है बिल्कुल वो क्या हुआ, वो बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। तो सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। तो जो सिविल डिसओबीडियंट का मतलब क्या हुआ, डिसओबीडियंट का मतलब वो हुआ कि इनमें वहाँ पर जीत हुई। किसकी हुई जीत यानी कि उनकी जो भी पीजेंट वगैरह थे। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, ये मॉडर्न इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, ये बताया जा रहा है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीविनेंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब जो गांधी जी थे और जो उनके लॉयर्स थे, वो सारे लोग इंक्वायरी कलेक्ट करने में बिजी हो गए फार्मर्स के बारे में। ठीक है, डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, और उन सभी ने अपने अपने एक क्या है मुकदमा दायर कर दिया। क्या करा, 10,000 पीजेंट्स थे, उन्होंने रिटन नोटिस अपना कर दिया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। ठीक है, और उनमें जो भी अदर एविडेंस को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और पूरा एरिया क्या हुआ, थ्रॉब यानी कि छानबीन करने लगा। इन्वेस्टिगेटर जितने थे, एंड द वेमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि एक वहाँ पर लैंडलॉर्ड का प्रोटेस्ट भी होने लगा, यानी कि विरोध होने लगा। क्या विरोध क्यों होने लगा, क्योंकि इन लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी कर दी थी। किसके साथ, पीजेंट्स लोगों के साथ। ठीक है, धोखाधड़ी कर दी थी। तो यहाँ पर एक प्लानिंग चलने लगी थी। गांधी जी ने एक प्लानिंग बिठाई, और उस प्लानिंग के थ्रू वो प्लानिंग काम भी करी। इन जून में क्या होता है, गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, यानी कि गांधी जी को बुलाया गया। ठीक है, द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। ठीक है, बिफोर ही वेंट ही, जैसे ही वो उनके पास गए, तो वो जाने से पहले अपने सारे दोस्तों को क्या करते, जितने भी उनके मिलने वाले होते। ठीक है, लीडिंग एसोसिएशन एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंट इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। तो उन्होंने जितने भी डिसओबीडियंट सिविल यानी कि जो नागरिक थे, उन सबको ये बता दिया था कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, और अगर हम ना लौटें तो हमें मतलब अगर इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, तो क्या करना, तुम लोग वहाँ पर मोर्चा करना शुरू कर देना। यानी कि क्या करना शुरू कर देना, वहाँ पर आप लोग सीधा क्या करेंगे, वहाँ पर बैठकर अपना मोर्चे शुरू कर देंगे। अब देखते हैं, मोर्चा मतलब प्रोटेस्ट। ठीक है, यहाँ बात हो रही है, गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। ठीक है, जो गांधी जी के 4 इंटरव्यूज़ यानी कि हुए, 4 इंटरव्यूज़ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के साथ हुए थे। हु एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट में अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जिन्होंने क्या किया, एक इंक्वायरी क्या कर दी, ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी क्या कर दी, बैठा दी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए, कि इनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या, सिचुएशन क्या थी। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी। ठीक है, उसमें उस जो कमीशन में कौन कौन था, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एंड गांधी जी एक अकेले बंदे थे जो इस केस को लड़ रहे थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी खड़े हुए थे उनकी पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। गांधी रिमेन इन
चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, यानी कि गांधी जी 7 months तक वहाँ पर चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद वो अपने मतलब आश्रम जाने के बाद भी क्या हुआ, वो कई बार विजिट कर लेते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इटर्नल entreaty of an unlettered peasant in the expectation, ठीक है, expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। तो यहाँ बात हो रही है शुरू की कि किस तरह से जब उन्हें एक चंपारण का एक शुरुआत में एक मतलब उन्हें सात पहले तो उन्होंने चंपारण में 7 महीने बिताए, उसके बाद वो धीरे धीरे आने लगे वहाँ पर, ठीक है, तो आते जाते रहते थे, तो पूरा 1 year वहाँ पर हो जाता है। और गांधी जी को एक शुरुआत में एक पेजेंट मिलता है जो उनसे उम्मीद करता है कि उनकी वो मदद करें, और वो फ्यू डेज की कुछ बात होती है, लेकिन ऑक्यूपाइड क्या हो जाता है, पूरा 1 year गांधी जी का एक साल वहाँ पर गुजर जाता है, ठीक है, जबकि बात फ्यू डेज की थी, लेकिन वो एक साल पूरा गुजर जाता है। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, ठीक है, यानी कि जो इंक्वायरी ऑफिशियल इंक्वायरी थे, उन्होंने मतलब जो क्या था, जितने भी एविडेंस थे उनको पता चल गए, और वो एक बहुत भारी भूल थी सभी के खिलाफ, जिन्होंने जितने भी लैंडलॉर्ड वगैरह थे, ठीक है। तो जब उनके बारे में पता चल गया तो क्या कर सकते हैं, व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि भाई इसमें गलती ऑफिशियल्स की है, जो लैंडलॉर्ड हैं उन्हीं की है, तो वो लोग एग्रीड हो गए इन प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट। उन्होंने कहा आप अपने मन से आपको पीजेंट को रिफंड लौटाना पड़ेगा, बट हाउ मच मस्ट वी पे। तो जो दे आस्क, यानी कि जिन्होंने उनके साथ चीटिंग की थी, पीजेंट लोग यानी कि किसानों के साथ जिन्होंने लैंडलॉर्ड लोगों ने चीटिंग की थी, उन्होंने गांधी जी से पूछा ये बताओ मुझे देना कितना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी एक अकेले वहाँ पर थे जो उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार थे, ठीक है। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, ठीक है, लेकिन लोगों ने जितने भी जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने सोचा गांधी जी पूरा अमाउंट मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने इलीगली तरीके से या डिसीटफुली एग्जॉर्टेड, यानी कि शेयर क्रॉपर्स से धोखेधड़ी से वसूली थी। ही आस्क्ड ओनली 50%, गांधी जी ने 50% के लिए बोला है। क्या बोला, गांधी जी ने जब 50% बोला तो वो लोग एकदम चौंक गए। देयर ही सीम्ड एडामेंट, ठीक है, तो एकदम मतलब उन्होंने कहा ये तो अजीब बात है। राइट्स रेवरेंड जे हॉज, इन्होंने लिखा, वो लिखते हैं, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। वहाँ पर एक मिशनरी था, यानी कि जो अपने मिशन पर होते हैं, ठीक है, और वो चंपारण का ये सारा पूरा किस्सा वहीं देख रहे थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, तो और वो ये सोच रहे थे कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो 50% भी नहीं दे पाएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो जब वहाँ के लैंडलॉर्ड थे तो उन्होंने कहा हम तो 25% देंगे आपको, जितना भी आपका जो भी हम लोग ने यूज़ किया है उसको हम 25% ही दे पाएंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, ठीक है, और उन लोगों की हैरत अंगेज, उन लोग को मतलब उन लोग को हैरत तब हुई जब गांधी जी ने उनसे कुछ नहीं कहा कि गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द बोला उन्होंने, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, यानी कि जब उनकी गांधी जी ने बोला कि कोई बात नहीं मुझे इतना ही आप पे कर। डेडलॉक का मतलब यहाँ पर होता है जैसे कि बिना लड़ाई झगड़े के, तो जो भी जैसे गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी से कहा गया 25% हम दे पाएंगे, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड लोग थे उन्होंने कहा, तो गांधी जी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, और उसके बाद जो उनका वर्ड एक पे मतलब उनके जो मैटर था पूरा ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया, 10 ब्रेकिंग द डेडलॉक मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी इफ एंड बट्स के, ठीक है। इफ दिस सेटलमेंट वॉज एडोप्टेड यूनिनिमसली बाय द कमीशन, यानी कि जो मैटर था उनका, ठीक है,
कमीशन के द्वारा या यह सेटलमेंट था एडप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशंस। ठीक है, तो जो भी कमीशंस के द्वारा ये मैटर तो सेटल हो गया था किसी न किसी तरह। अब गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टाइज। तो गांधी जी बोलते हैं कि जो पैसा जो था वो रिफ़ंड हो गया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो अपने ऊपर घमंड करते थे और जो अपना हुक्म चलाते थे, ठीक है, और उनकी जो प्रेस्टाइज है वो उस समय कम पड़ गई। मतलब अब वो अपनी इतनी दादागिरी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उन लोग को पहला एक सीख मिल ही गया था कि उन लोग ने गवर्नमेंट के थ्रू उन लोगों से अपना सारा का सारा पैसा ले लिया था। देयरफॉर इसीलिए एज फॉर एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, अगर हम पीजेंट्स की बात करते हैं, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड। ठीक है, तो प्लांटर्स से अगर हम बात करें, जैसे अगर हम किसानों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्लांटर्स होते हैं यानी कि जो लैंडलॉर्ड होते थे वो पीजेंट से बहुत बुरा व्यवहार करते थे कानून के उन्हें अब क्या है, लेकिन अब क्या करेंगे ये लोग, द प्लांटर्स हैड बिहेव एज लॉर्ड अबव द लॉ, यानी कि जब लॉ के अंडर में आ गए तो इन्हें बहुत अच्छे से उन लोग से पेश आना होगा। नाउ द पीजेंट्स सॉ, अब पीजेंट्स ने इतना देख लिया दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, उनके पास अब राइट्स हैं और उनके पास एक डिफेंडर यानी कि एक रक्षक भी है। ही लर्न करेज, अब उन लोग ने हिम्मत सीख ली, यानी कि हिम्मत यानी कि उन्होंने अब बोलना सीख लिया। पहले तो वो बोलते ही नहीं थे, उनके साथ जो हो रहा है तो हो ही रहा है, अच्छा अन्याय हो रहा है, न्याय तो होता ही नहीं था, ठीक है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो अब वो ऐसा कुछ नहीं होता है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। ठीक है, अब इसी इवेंट ने, इस घटना ने गांधी जी की जो पोजीशन की थी उसको जस्टिफाइड कर दिया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडेंड देयर स्टेट्स, यानी कि कुछ ही सालों में जो भी लैंडलॉर्ड थे और ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने उनके स्टेट को छोड़ दिया, ज़मीनों को छोड़ दिया। ठीक है, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो कि दोबारा फिर से पीजेंट्स लोगों को मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो भी शेयर क्रॉपिंग वगैरह लोग थे वो बिल्कुल गायब हो गए। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोल्यूशन। गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी ने कभी, जो गांधी जी हैं वो कभी इन पर जो जैसे क्या होता है अपने ऊपर ये विश्वास नहीं करते थे कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल सॉल्यूशन के थ्रू काम करें, वो इस पे सारा विश्वास नहीं करते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वुमेन वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। गांधी जी ने देखा वहाँ के कल्चरल को, वहाँ के कल्चरल को और वहाँ के सोशल सामाजिकता को कि वो लोग कितने पिछड़े वर्ग में हैं, कि पिछड़े वर्ग, उनका जो गांव है कितना पिछड़ा है। ठीक है, और गांधी जी कुछ न कुछ नया करना चाहते थे जल्द से जल्द। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले टीचर्स की अपील की। ठीक है, महादेव देसाई एंड एक महादेव देसाई हैं, एक नरहरी पारिक हैं, टू यंग मैन एंड हेड हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल। ये दो यंग आदमी थे, मैन थे, जिन्होंने गांधी जी को एज ए डिसिपल यानी कि उनके चेला यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइफ्स, और इन दोनों की यानी कि देसाई और नरहरी दोनों की वाइफ्स, ठीक है, क्या क्या थी, वहाँ आई एज अ टीचर। वॉलियंटर्ड फॉर द वर्क, वॉलियंटर यानी कि जो बिना किसी लालच के काम करते हैं उन्हें वॉलियंटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो काम करने के लिए वहाँ पर आए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, उसमें से बहुत से लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए, और द अदर डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द लैंड, यानी कि उस ज़मीन के जो भी करीब करीब में जो ज़मीन है वहाँ से आए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास यानी कि जो गांधी जी के छोटे बेटे हैं, अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, और गांधी जी की जो वाइफ थी वो भी आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, यानी कि प्राइमरी जो स्कूल थे 6 गांव में खोल दिए गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड द कम्युनिटी सैनिटेशन। जो कस्तूरबा जी थी उन्होंने
यानी कि जो रूल्स आश्रम के जो रूल्स थे वो पढ़ाए कहाँ पर, गांव के लोगों को पढ़ाएं कि किस तरह से आप लोग को सफाई रखनी है, किस तरह से एक सामुदायिक सैनिटेशन होता है, सफाई साफ़ सुथरा रहना चाहिए, सारा काम था कस्तूरबा गांधी जो पढ़ाया करती थी। आगे बात करते हैं। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, वहाँ पे हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। तो गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स। तो गांधी जी ने एक डॉक्टर को वहाँ पर पहुँचाया जो मतलब वॉलंटियर तरीके से काम करे 6 महीने तक बिना पैसा लिए हुए। तो 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, तो उस समय 3 मेडिसिन्स थी। क्या नाम था उसका? एक कैस्टर ऑयल था एंड क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ें थी। एनीबडी हु शॉट कोटेड टंग, जिसके ज़ुबान में कुछ ज़ख्म वगैरह मतलब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वॉज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल, उसको कास्टर ऑयल मिलता था। ठीक है। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्वाइन प्लस कास्टर ऑयल, यानी कि जिसको फीवर मलेरिया टाइप का आता था तो उसको क्विनाइन प्लस या आपको कैस्टर ऑयल मिल जाता था। एनीबडी विद स्किन, जिसको स्किन की प्रॉब्लम होती थी वो क्या, उसको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दोनों मिल जाता था। अब यहाँ बात करते हैं, गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। वहाँ पर उन्होंने जो वुमेन के कपड़ों को देखकर बोला कि ये लोग बहुत गंदे कपड़े पहने हुए हैं, उनकी कंडीशन बहुत बुरी है। तो ही आज कस्तूरबा, उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि इसके बारे में उनसे बात करो। तो वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, एक वुमेन कस्तूरबा को अपने हट यानी कि झोपड़ी में ले गई और कहा देखो देयर इज़ नो बॉक्स और अ कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। उन्होंने बोला देखो यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं है, ना कोई कपबोर्ड है कपड़े रखने के लिए। जो साड़ी पहने हैं वो एक ही साड़ी है हमारी, ठीक है, उसकी जो वो पहनती है। ठीक है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, यानी कि काफ़ी टाइम बिताने के बाद चंपारण में जब वो बिता रहे थे, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, यानी कि वो चंपारण में थे और उसके बावजूद अपने आश्रम को भी ध्यान दे रहे थे, वो उसको भी वॉच आउट कर रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कि हर वो अक्सर क्या करते रहते, मेल भेजते रहते और पूछते रहते वहाँ का फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में। एक बार उन्होंने लिखा कि ही रोट टू द रेसिडेंट्स, उन्होंने वहाँ पे रेसिडेंट्स को लिखा दैट इट वाज द टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बेड। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो आश्रम है, आश्रम में जो वॉशरूम है, वॉशरूम के जो गड्ढे हैं वो बहुत ज़्यादा भरने वाले होंगे, इससे अच्छा होगा उनको भर के दूसरा गड्ढा खोद दिया जाए जिससे वो स्मेल वगैरह ना आए। अब बताइए कितने ज़्यादा छोटी छोटी सी चीज़ों पर ये ध्यान देने वाले एक बंदे थे कि कौन इसके बारे में सोचता है। ठीक है। और ये ज़रूरी है क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं द चंपारण एपिसोड्स वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। जो गांधी जी की जो ज़िंदगी में इसने एक नया लाइफ मतलब नया टर्निंग चेंज कर दिया था। व्हाट आई डिड, गांधी जी बोलते मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेन उन्होंने कहा, वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। तो वो बोल रहे मैंने तो बस इतना बता दिया कि जो ब्रिटिश है वो हमारी कंट्री में हम ही को ऑर्डर नहीं दे सकती है, वो हम नहीं बता सकती है कि ये हमारी कंट्री हो और हमारी कंट्री में हमसे बताए कि आपको ये करना है ये नहीं करना, तो ये गांधी जी को बर्दाश्त नहीं था। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, ठीक है, ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ओके गाइस, लेकिन जो चंपारण का यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको फिर से, जो चंपारण की जो घटना थी, ठीक है, जो चंपारण की घटना थी उसका मतलब ये नहीं था कि गांधी जी वहाँ पर उनके खिलाफ कोई विद्रोह करना चाह रहे थे या कुछ करना चाह रहे थे। गांधी जी सिर्फ और सिर्फ उनको एक जो पुअर पीजेंट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे और वो घटना उनके लिए बहुत ज़्यादा सही थी। ठीक है। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ठीक है, दिस वॉज द टिपिकल गांधी
पैटर्न, यानी कि ये गांधी जी का जो पैटर्न था थोड़ा सा टिपिकल था। हिज पॉलिटिक्स वर intervened with the practical day by day the problems of the millions. His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. तो यहाँ एक बात और बताई जा रही है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो गांधी जी हैं वो क्या हैं, वो बहुत से मतलब प्रॉब्लम्स को डे बाय डे क्या करते हैं, प्रति प्रॉब्लम्स को उसके बारे में सोचते हैं। वो किसी आइडिया के बारे में नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि जो चल रहा है, ठीक है, उसमें जो सुधार होना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कई आइडियाज़ बनाए, उस पर उनका विचार ऐसा वैसा कुछ नहीं था। अब यहाँ बता रहे हिज वॉज नॉट अ लॉयलिटी टू एब्स्ट्रक्शन। देखो वही बात नीचे आ गई, हिज वॉज नॉट अ लॉयलिटी, यानी कि वो उनकी जो लॉयलिटी ये नहीं थी कि वो आइडियाज़ को, एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है आइडियाज़ के ऊपर आइडियाज़ बनाए, नहीं, इट वॉज अ लॉयलिटी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। ये चाहते थे कि इंसान जो है एक लॉयल तरीके से जीना सीख ले, कि जीना किस तरह से। इन एवरीथिंग गांधी डिड, और जब गांधी जी ने ये सारा किया, मोर एवर ही ट्राइड टू माउंट अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट ऑन हिज ऑन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। तो गांधी जी खुद चाहते थे कि कुछ ऐसे मतलब एक ऐसा इंडियन हो जो जिसकी सोच बहुत अलग हो, फ्री माइंडेड हो, और मतलब जो अपने पैरों पे खड़े होकर इंडिया को आज़ाद करा सके, यानी कि एकदम करेज से फ्री हो, नीडर टाइप का बंदा हो, ठीक है, जिसे सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करना हो, ठीक है। तो गांधी जी इसीलिए बोल रहे थे इन एवरीथिंग डिड गांधी जी डिड मोर एवर, और अधिक की अगर बात करें, ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, ठीक है। न्यू फ्री इंडियन का मतलब ये हो गया कि एक नया बंदा जो बिल्कुल जिसकी सोच अलग हो, हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ठीक है, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और तब देश को आज़ाद कराए। ये उनकी एक मेंटेलिटी थी, थिंकिंग थी। अर्ली इन द चंपारण उस एक्शन के बाद, यानी कि चंपारण में जो एक्शन हुआ था उसके बाद चार्लिस फ्रीड, ठीक है, एंड्रयू, ये जो एक इंग्लिशमैन है, ठीक है, ये बहुत ही शांतिवादी थे, लड़ाई झगड़ा इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि ये महात्मा गांधी के एक डिवोटी बन गए थे, ठीक है, भक्त बन गए थे। केम टू बिड, यानी कि उनको बाय कहने के लिए आए थे गांधी जी को फेयरवेल, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, यानी कि फिजी आइलैंड में इनका तबादला हो गया था, तो वहाँ पर ड्यूटी के लिए जब ये जा रहे थे तो उन्होंने गांधी जी से बाय यानी कि विदा लेने के लिए वहाँ पर आए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो जो लॉयर के जो फ्रेंड्स थे, गांधी से लॉयर फ्रेंड्स, यानी कि गांधी के जितने भी लॉयर फ्रेंड थे, उनका ये सोचना था कि बहुत अच्छा रहेगा कि एंड्रयू उनकी टीम में आ जाएं और हमारे जो पीजेंट्स हैं उनकी मदद करें, ठीक है। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, एंड्रयू भी चाह रहे थे कि गांधी जी अगर हाँ कर दे तो वो अपने यहाँ पर रहकर वो मदद करना चाहेंगे, हेल्प करना चाहेंगे। बट गांधी जी वॉज वेमेंटली अपोज, यानी गांधी जी ने उसका पुरजोर से मतलब विरोध किया। उन्होंने कहा कि यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। तो उनसे मतलब उन लोगों से कहा, वकीलों से, जो लॉयर थे, उनसे कहा कि तुम लोग को क्या लगता है कि एक इंग्लिशमैन हमारे साइड आ जाएगा तो ये हम लोग फाइट जीत जाएंगे, एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, ठीक है। तो इसमें बता दें कि सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को बैटल जीतना है। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें एक इंग्लिश मैन ढूंढ रहे हो उसमें, तो मतलब तुम लोग एक नया साथी ढूंढ रहे हो। जो मिस्टर एंड्रयू है वो क्या है, एक इंग्लिश मैन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अकेला क्या कर लेगा, यही कंडीशन है कि अलोन सोल्जर कैन नॉट विन द वॉर, ठीक है। तो गांधी जी ने उनको मना कर दिया कि नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स।
तो उन्होंने बोला, राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि गांधी जी हमारे माइंड को अच्छे से पढ़ सकते थे, पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते थे, यानी कि हर एक चीज़ उनके बारे में गांधी जी जो बात कर रहे थे, गांधी जी को पता चल जाता था कि भाई ये बंदा एक्चुअली सोच क्या रहा है। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हम लोग के पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो गांधी जी ने हम लोग को एक टॉपिक सिखा दिया, एक लेसन सिखा दिया कि हम लोग को सेल्फ रिलायंस, खुद पर विश्वास करना होना चाहिए। तो गांधी जी इसलिए मदद नहीं लेना चाहते थे मिस्टर एंड्रयू की, क्योंकि गांधी जी सोच रहे थे कि हम लोग जो लोग हैं, हम लोग खुद मदद करेंगे अपने आप की, में वो किसी और बाहर के लोगों की मदद नहीं लेना चाहते। इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, खुद पर विश्वास होना। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो ये तीन चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। कैसे? सेल्फ रिलायंस, खुद पर विश्वास होना, इंडियन इंडिपेंडेंट यानी कि भारत की आज़ादी, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की मदद कराना, यानी कि जब गांधी जी ने शेयर क्रॉपर्स की मदद कराई तो वो जिस मुसीबत में जिस मुसीबत से जूझ रहे थे, वो उस मुसीबत से सीधे सीधे बाहर आ गए। तो ये तीनों चीज़ें हमें बता रही हैं कि हम लोग को सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट चैप्टर का, और आई होप सो कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और किसी को भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिख दें, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। हो सकता कि यू सम ऑफ द पीपल कुड नॉट स्टडी द फर्स्ट पार्ट, तो आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट कर लें, ठीक है। और इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट लिंक कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको क्लास 12th की फ्लामिंगो बुक का 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता देता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट में क्या था। गांधी जी एक कहानी बता रहे हैं, और ये कहानी अपनी बता रहे हैं, कब बता रहे हैं? 1942 में बता रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? ल्यूइस फिशर को बता रहे हैं। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उन्होंने जब इस जंग की शुरुआत, यानी कि आज़ादी की शुरुआत कब से कर दी थी? 1917 में। वो एक्चुअली क्या था? इंडिगो से रिलेटेड एक पार्ट था। इंडिगो एक नील को बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक पीजेंट्स आता है गांधी जी के पास। तो गांधी जी के पास जब वो पीजेंट्स आता है तो गांधी जी उसकी बातों को सुनते हैं, और उसके जो गांव होता है चंपारण, जो कि बिहार का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाते हैं, उसके बाद कुछ जो भी सबूत वगैरह इकट्ठा करते हैं कि इन लोगों के साथ हुआ क्या, पीजेंट्स यानी कि किसानों के साथ, क्योंकि उनसे 15% जो ज़मीन थी उस पर नील उगवाई जा रही थी, इंडिगो उगवाई जा रही थी, उसको यूज़ कर लिया जाता था, और कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। तो इस धोखाधड़ी को समझने के लिए, कंप्लीट करने के लिए गांधी जी चंपारण विलेज आए हुए थे। लेकिन वहाँ पर वहाँ के ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को धमकाया कि आप वापस चले जाएं, या भारत छोड़ दें, यहाँ से कहीं और चले जाएं। तो गांधी जी ने उनकी बात को नहीं माना, इसलिए उनके पास एक नोटिस आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। जब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया तो गांधी जी को सपोर्ट करने वाले जितने भी जो वॉलंटियर्स थे और पीजेंट्स थे, ठीक है, ये सारे लोग आ गए। और वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर यानी कि जो सीनियर वकील होते हैं, वो जज से रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि यहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं और बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस आज की डेट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, कहीं और थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, देखते हैं क्या होता है आगे से थोड़ा सा। लेकिन गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी मना कर देते, इनकार कर देते, ठीक है। और वो बोलते हैं कि नहीं, ये डिले नहीं होनी चाहिए, जो डेट है वगैरह डिले नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, गांधी जी खुद चाह रहे थे कि जो प्रोटेस्टेड है वो ज़्यादा डिले ना हो, यानी कि उनका जो जिसके लिए बुलाया गया वो ज़्यादा डिले ना हो। तो इसलिए वो उसको इग्नोर करते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। वो अब एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें वो अपनी गलती को मानते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व, वो और बताते हैं कि वो इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड द कोर्ट, वो कोर्ट को बताते हैं कि वो कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व थे। किस चीज़ों में थे? इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ
ड्यूटीज़, यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व थे, यानी कि दो कामों में इन्वॉल्व थे लेकिन पता नहीं कर पा रहे थे इनमें से कि क्या करना क्या है उन्हें। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ याद रखना, दो ड्यूटीज़, यानी कि कई ड्यूटी, जब कोई बंदा एक से दो से ज़्यादा ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। ऑन द वन हैंड, ठीक है, एक तरफ, ऑन द वन हैंड का मतलब होता है एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ तो गांधी जी एक अपने छवि को ख़राब नहीं करना चाहते थे लॉ ब्रेकर की तरह, लॉ ब्रेकर यानी कि कानून तोड़कर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। ठीक है, यानी कि उसके बाद दूसरी बात यह है कि इनको एक इंसानियत के तरीके से जो नेशनल सर्विस है, ये दोनों चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक तो लॉ ब्रेकर नहीं तोड़ना चाहते थे और ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करना चाहते थे। ठीक है, फॉर विच ही हैड टू कम, और जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। किस लिए आए थे, क्योंकि उन्हें पीजेंट की मदद करनी थी। दूसरी बात ये क्या थी कि उन्हें जब धमकाया गया था बुली तरीके से, ठीक है, लेफ्टिनेंट के द्वारा, तो उन्होंने जो एक पुलिस होंगे उनके द्वारा धमकाया गया था, तो उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, वो भारत छोड़ के नहीं गए। कौन नहीं गए, गांधी जी। तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। कौन कौन सी चीज़ें हैं, लॉ ब्रेकर एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। ठीक है, यानी कि जो इंसानियत के लिए ये मदद करने के लिए आए थे। कहाँ आए थे, चंपारण। ये बहुत अच्छे से याद रखना है गाइस, एग्जाम में आ भी सकता है। ओके गाइस, तो गांधी जी यहाँ पर बोल रहे हैं ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। ठीक है, इसलिए उन्होंने मतलब भारत छोड़ने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था, उनका मतलब क्या था, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट। इस वजह से नहीं कि उनके मतलब रिस्पेक्ट की कमी की वजह से क्या था, ऐसा नहीं कि हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, किसकी, लॉ की, फॉर लॉफुल अथॉरिटी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो इनकी इज्जत नहीं कर रहे थे, किसकी, लॉफुल, यानी कि कानून की वो इज्जत नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बट वो एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे थे, दो काम थे, उनमें से करना किसको था। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग्स, वो गांधी जी बताने लगे, लॉयर जो कि जज हैं उनको बता रहे थे, लेकिन मैंने उस अपने अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब होता है, वॉइस ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। तो वो बोल रहे कि मैंने अपने दिल की आवाज़ को सुना, जो कि सबसे ऊंचा मेरे लिए कानून है। ठीक है, हायर लॉ। ठीक है, और ये याद रखना, जो सबसे ऊंचा कानून है, हायर लॉ, वो होती है हमारी वॉइस ऑफ कंसाइंस, हमारी अंतरात्मा, हमारी दिल की आवाज़, हमारे मन की आवाज़ जो हमें सुनाई देती, और जब वो सुनाई देती तो वो हमें अच्छाई के लिए ही बताती कि आपको करना क्या है। ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, और उसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि जो भी पेनल्टी वगैरह होगी वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, जो भी सज़ा वगैरह होगी हम भुगतने के लिए तैयार हैं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसेस, यानी कि जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने बोला कि हम एक मतलब 2 घंटे के बाद, ठीक है, क्या करेंगे, आप एक 2 घंटे के बाद क्या करेंगे, आपको सज़ा सुनाएंगे, यानी कि कुछ बोलेंगे, 2 घंटे बाद कोई मीटिंग लगाएंगे। ठीक है, लेकिन 2 घंटे रेसेस का मतलब होता है जो हम लोग रेसेस का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको रेसेस आप बोल सकते हैं कि छुट्टी मिल जाना। ठीक है, जैसे तो कुछ देर के लिए छुट्टी मिल जाना, उसको हम लोग बोलते हैं रेसेस। ओके गाइस, तो उसके बाद जो रेसेस के लिए उन्हें 2 घंटे के लिए बोला था, उससे पहले उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर 2 घंटे की बेल अब तो मिल तो गई है, मतलब 2 घंटे आपके पास हैं, तो आप 120 मिनट के लिए आप बेल ले सकते हैं। उसके लिए आप जब बेल लेंगे तो आपको कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे बेल नहीं चाहिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो जो जज थे उन्होंने गांधी जी को बिना बेल के रिलीज़ कर दिया। When the court reconvened, जब कोर्ट दोबारा लगी, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, उन्होंने बोला कि कई दिनों तक हम इसका जजमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, उसी और उसमें के बाद उन्होंने बोल दिया था कि आप फ्री हैं, आप लिबर्टी हैं, आप आराम से रह सकते हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, यानी कि गांधी जी बिल्कुल फ्री हो गए थे वहाँ पर। तो राजेंद्र प्रसाद एंड ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना मजहरुल, ठीक है, मौलाना मजहरुल
हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम द बिहार। तो ये सारे लोग बिहार से आ गए थे।